हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हमारा सीडीपी का 33वां चैप्टर है, जिसमें हम अप्रक्षेपी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि व्यक्तित्व मापन की दूसरी विधि है। पहली विधि प्रक्षेपी विधि के बारे में मैंने सीडीपी 32 में यानी पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। यदि वो आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रक्षेपी विधि में क्या क्या आता है। तो प्रक्षेपी विधि के में निम्नलिखित था। आईबीटी के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसके बाद टीएटी के बारे में पढ़ाया था, उसके बाद मैंने सीएटी के बारे में पढ़ाया था और लास्ट में एससीटी के बारे में पढ़ाया थे। अब प्रक्षेपी विधि तो पूरा हो चुका है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा सीडीपी 33 में अप्रक्षेपी विधि है। अप्रक्षेपी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता रहे यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तब। तो अप्रक्षेपी विधि में हम लोग पढ़ते हैं। इस विधि में व्यक्तित्व का परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब आमने सामने होता है, अर्थात चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति से डायरेक्ट सवाल पूछकर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। मतलब कि जब व्यक्तित्व का निर्धारण करना है यानी मापना है तो उससे डायरेक्ट सवाल पूछकर ही हम लोग इसको माप सकते हैं। वैसी विधि है अप्रक्षेपी विधि। तो अप्रक्षेपी विधि में पहला आता है आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण विधि। तो आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण विधि में पहला विधि जो आता है वो है इंटरव्यू मेथड या साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व को मापना। तो इस विधि में आमने सामने बातों का आदान प्रदान होता है। इंटरव्यू आप लोग समझ ही सकते हैं, जिसमें साक्षात्कार करने वाला दूसरे व्यक्ति के विचार, गुणों तथा विश्वास का सूचना प्राप्त करता है। मतलब कि जैसे हमको किसी का व्यक्तित्व का मापन करना है किसी बालक का, तो उससे हम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के तरीके से, और उससे जो हमको विचार मिलेगा, उनका गुण मिलेगा, विश्वास जो मिलेगा, उसी के आधार पे हम उसकी व्यक्तित्व को जान सकते हैं, माप सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो इंटरव्यू जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या शब्द है? पहला है इंटर और दूसरा होता है व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक, हम लोग जानते हैं इंटर मतलब इंटरनल, आंतरिक, और व्यू का मतलब होता है, व्यू मतलब जानना, व्यू का मतलब होता है अवलोकन, जानना, देखना। तो पूरा अर्थ क्या हो गया इंटरव्यू का? किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों को जानना ही अवलोकन करना है। किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों को जानना ही इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू मतलब हम लोग समझ चुके हैं इंटरव्यू मेथड में। अब जो होता है इंटरव्यू दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार है? तो दो प्रकार हम लोग देखेंगे अभी। तो दो प्रकार इस प्रकार है, संरचित या औपचारिक, और दूसरा है असंरचित या अनौपचारिक। तो संरचित औपचारिक जो होता है उसमें समय और प्रश्न निर्धारित होते हैं, और दूसरा तरीका जो इंटरव्यू का है वो असंरचित या अनौपचारिक, जिसमें प्रश्न और जो समय होता है वो अनिर्धारित होता है। प्रश्न और समय जो निर्धारित रहता है, जैसे हमको किसी का इंटरव्यू लेना है, 1 घंटे में 20 प्रश्न पूछना है, तो जो उसमें समय भी 1 घंटा है, 20 प्रश्न है, तो उस प्रकार का जो इंटरव्यू होता है वो है संरचित या औपचारिक। और दूसरा मतलब किसी का सुबह से लेकर शाम तक हमको इंटरव्यू लेना है, मतलब सवाल भी उसमें अनगिनत है, समय भी कितना है उसका वो निर्धारित नहीं है, तो उस प्रकार के इंटरव्यू को, साक्षात्कार को असंरचित या अनौपचारिक हम लोग कहेंगे। तो साक्षात्कार जो विधि थे उनके प्रवर्तक थे जॉन डॉर्ले। हम लोग इसको याद रखेंगे, जॉन डॉर्ले थे साक्षात्कार विधि के प्रवर्तक, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जॉन डॉर्ले कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। पहला विधि हम लोग देख चुके साक्षात्कार विधि। दूसरा विधि हम लोग देखेंगे आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि में क्या है
कि इस विधि, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि किसने दिया है इस विधि को। इस विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट एवं टिचनर थे। विलियम वुंट और टिचनर गुरु शिष्य थे। यह विधि सर्वप्रथम भारत में देहरादून में परीक्षण होने वाली विधि थी। तो यदि पूछा जाए कि सबसे पहली भारत में परीक्षण होने वाली विधि कौन सी थी, तो हम लोग आत्मकथा विधि को टिक करेंगे। आत्मकथा विधि जो है व्यक्तित्व मापन की सर्वप्रथम भारत के देहरादून में परीक्षण होने वाली विधि थी। इस विधि में व्यक्तित्व में स्वयं से उसके गुणों एवं अवगुणों के बारे में पूछा जाता है। आत्मकथा विधि में उसी व्यक्ति से उसके गुण और अवगुण के बारे में पूछा जाता है तथा उसके गुणों और अवगुणों को जानकर उनका व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति अपनी गुणों को तो बता देता है लेकिन अवगुण जो है वो नहीं बताता है, इसलिए इस विधि को अमान्य अवैज्ञानिक माना गया है। मतलब उसका गुण के बारे में भी उससे पूछेंगे और अवगुण के बारे में भी उससे पूछेंगे और उसी के आधार पे जो व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, व्यक्तित्व का मापन होता है, वो है आत्मकथा विधि। तो आत्मकथा विधि को अमान्य या अवैज्ञानिक कहा गया है, माना गया है। इसलिए माना गया है कि व्यक्ति अपना गुण बता देता है लेकिन अवगुण को छिपाता है, तो यह विधि अमान्य घोषित किया गया। आगे हम लोग देखते हैं तीसरी विधि जो प्रश्नावली या परिसूची विधि। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक जो थे वुडवर्थ थे, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। वुडवर्थ कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। 1918 में दिए गए इस विधि में जिस व्यक्ति का परीक्षण होना है उसे कुछ प्रश्न सवाल दिए जाते हैं और उस व्यक्ति को उस प्रश्नों का जवाब या तो लिखकर देना होता है या बोलकर। इस विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है तथा इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। तो प्रश्नावली विधि में है कि व्यक्ति को कुछ सवाल दिया जाता है और सवालों को या तो लिखकर बताना होता है या बोलकर बताना होता है। तो इस विधि का दूसरा नाम कागज पेंसिल विधि है। लिख कर यदि हम जवाब देते हैं तो कागज पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कागज पेंसिल विधि कहा गया। प्रश्नावली विधि को हम लोग कागज पेंसिल विधि भी कह सकते हैं और दूसरा इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। तो प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार क्या क्या है हम लोग देख सकते हैं। पहला है बंद प्रश्नावली विधि, दूसरी है खुली प्रश्नावली विधि, तीसरा है सचित्र प्रश्नावली विधि और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली विधि। पहला जो है बंद प्रश्नावली विधि, बंद मतलब कि क्लोज्ड, उसमें जो मेरा प्रश्न का आंसर देना होगा वो या तो यस या नो में देना होगा। हमको बॉन्ड बनाया गया है, क्लोज करके रखा गया, हमको उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती है। हमको या तो यस में जवाब देना है या नो में, इसको छोड़ के तीसरी कोई ऑप्शन आ ही नहीं सकती। दूसरी है खुली प्रश्नावली विधि। इस विधि में हमको उत्तर देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि उसका जवाब हम लोग खुलकर स्वतंत्र तरीके से दे सकते हैं, चाहे जैसे देने है उसका उत्तर। तीसरा है सचित्र प्रश्नावली विधि। सचित्र प्रश्नावली विधि में चित्रों के साथ वर्णन करना होता है, किसी वस्तु के बारे में चित्र के साथ उसका वर्णन जो है वो सचित्र प्रश्नावली विधि कहलाती है। चौथी है मिश्रित प्रश्नावली विधि। मिश्रित प्रश्नावली विधि मतलब तीनों प्रकार की बंद, खुली और सचित्र, 1 2 3 जो तीनों प्रकार की विधि है वो मिश्रित प्रश्नावली विधि। आजकल जो हम लोग का क्वेश्चन सेट बनता है वो मिश्रित प्रश्नावली विधि के अंतर्गत बनता है, मतलब कि यस नो में भी बनता है। खुली प्रश्नावली विधि स्वतंत्र, उसको देने के लिए स्वतंत्र चित्र के साथ भी वर्णन कर सकते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली विधि देख चुके, आगे देखते हैं इतिहास गाथा विधि। इतिहास गाथा विधि क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। इस विधि के प्रतिपादक टाइडमैन है। इस विधि में व्यक्ति से संबंधित उसके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विशेषताएं, व्यक्तिगत विशेषताएं तथा उसके सामाजिक संबंध तथा उसके इतिहास का अध्ययन करके सूचना एकत्र की जाती है। यह एक समस्याग्रस्त बालक के बारे में उसके परिवार से, सगे संबंधियों से पूछा जाता है और समस्या को जानकर संबंधित उपचार एवं निदान भी किए जाते हैं। अतः इस विधि को निदानात्मक विधि या उपचारात्मक विधि भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति का यदि हमको व्यक्तित्व का मापन करना है तो उस व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानना, शारीरिक विशेषता के बारे में और व्यक्तिगत विशेषता, उसका अपना पर्सनल जो विशेषता होती है, स्पेशलिटी होती है, उसके बारे में उनके परिवार से, दोस्तों से, सगे से पूछा जाता है। यदि कोई
मान लेते हैं बालक समस्याग्रस्त है, तो समस्याग्रस्त बालक के बारे में उनके परिवार से, सगे संबंधियों से, दोस्तों से पूछा जाता है और समस्या को जानकर उनकी समस्या का निदान भी किया जाता है। इसलिए इस विधि को निदानात्मक विधि या उपचारात्मक विधि भी कहा गया है। तो इतिहास गाथा विधि का दूसरा नाम निदानात्मक विधि या उपचारात्मक विधि भी है। इसको हम लोग देख चुके हैं। दूसरा हम लोग का आता है वस्तुनिष्ठ। पहला हम लोग आत्मनिष्ठ परीक्षण विधि देखे थे, दूसरा अब है वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि। वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि में पहला जो आता है वह है निरीक्षण विधि। निरीक्षण को हम लोग इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अपने आप में देखना। इसे परीक्षार्थी स्वयं का परीक्षण करता है। इस विधि के प्रतिपादक वाटसन थे। इस विधि में व्यवहार का परीक्षण किया जाता है तथा सुबह से लेकर शाम तक निरीक्षण करने के बाद बताया जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसी विधि को व्यवहारी विधि भी कहा गया है। तो व्यवहारी जो वाटसन थे वो व्यवहारवाद से संबंधित थे, इसलिए इस विधि को व्यवहारी विधि भी कहते हैं। और व्यवहारी विधि में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का सुबह से लेकर शाम तक उसका निरीक्षण किया जाता है और बाद में बताया जाता है कि इस पर उसको वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व के मालिक है। तो इनका जो प्रतिपादक थे वो हमारे वाटसन साहब थे। तो निरीक्षण विधि भी दो प्रकार की होती है, औपचारिक निरीक्षण विधि और दूसरी है अनौपचारिक निरीक्षण विधि। औपचारिक निरीक्षण विधि में व्यक्ति को सूचित कर, व्यक्ति को बताकर, व्यक्ति को जानकारी देकर यदि निरीक्षण किया जा रहा है तो वो है औपचारिक निरीक्षण विधि, और बिना बताए यदि किसी व्यक्ति का निरीक्षण किया जा रहा है वो है अनौपचारिक निरीक्षण विधि। बी नंबर पे यानी दूसरा नंबर है वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि का दूसरा नंबर है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि, इस विधि के प्रतिपादक जो थे वो जैकब मोरेनो थे। उन्होंने यह विधि 1934 में दिए थे। इस विधि में व्यक्ति या बच्चे का सामाजिक अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक बच्चे का व्यक्तित्व के बारे में समुदाय या समाज से पूछा जाता है और समाज से व्यक्तित्व का निर्धारण करवाया जाता है। जैसे एक मुखिया का चुनाव, स्कूल कक्ष में मॉनिटर का चुनाव, यह सबसे उपयोगी वस्तुनिष्ठ विधि है। तो समाज मिति विधि में क्या होता है कि किसी भी बालक का यदि हमको व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, व्यक्तित्व का मापन करना है, तो उसका सामाजिक स्थिति हम लोग देखेंगे कि उसको समाज में कितनी इज्जत, कितनी प्रतिष्ठा, या समाज के व्यक्ति उसके बारे में क्या जानते हैं। तो समाज के व्यक्तियों से पूछा जाता है उस व्यक्ति के बारे में, उस बालक के बारे में, और इसका निर्धारण भी समाज से ही करवाया जाता है। जैसे एक मुखिया का चुनाव है तो समाज ही मुखिया को चुनता है कि किसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसी को समाज के आदमी वोट करते हैं और उनको जिताते हैं। उसी प्रकार स्कूल कक्ष में भी जिस बालक का व्यक्तित्व अच्छा होता है उसी को मॉनिटर बनवाया जाता है वोटिंग के द्वारा। तो यह सबसे उपयोगी वस्तुनिष्ठ विधि है समाज मिति विधि। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। आगे हम लोग देखते हैं निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी को हम लोग 5 बिंदु मापनी भी कह सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन थे। इस विधि को 5 बिंदु मापनी भी कहा जाता है। याद रखेंगे 5 बिंदु मापनी किस विधि को कहा जाता है, तो निर्धारण मापनी, अर्थात बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है यह 5 बिंदुओं से तय होता है। 5 पॉइंट के आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व तय होता है। बच्चों से कुछ सवाल किए जाते हैं, उसका जवाब जैसा आता है उसी के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण होता है। जैसे बच्चों से पूछा जाता है हमें सच बोलना चाहिए, तो बालक का जवाब कैसा आएगा, या तो सर्वदा कहेगा हाँ सब सर्वदा बोलनी चाहिए, प्रायः बोलनी ही चाहिए, कभी कभी बोलनी चाहिए, बहुत कम बोलनी चाहिए, या कभी नहीं बोलनी चाहिए। जिस प्रकार का उनका 5 पॉइंट के जवाब आएगा उसी प्रकार उनका व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। अब तीसरी जो विधि है अप्रक्षेपी विधि में, वो है मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में हम लोग देखेंगे तो मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ सिगमंड फ्राइड ने दी है। यह मैं पिछले वीडियो यानी CDP 6 में
छठा जो वीडियो मैंने बनाया था CDP 6 में, वो सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ क्या होती है। उसमें चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन क्या होता है उस अच्छी तरह से समझाया गया है। उसको देख ले, तब जाकर ये वीडियो आगे करें कंटिन्यू। तो मनोविश्लेषणात्मक विधियों में पहला आता है स्वप्न विश्लेषण परीक्षण, मतलब सपना का विश्लेषण करना है। तो इस विधि में बच्चे के व्यक्तित्व का परीक्षण अचेतन मन के आधार पर किया जाता है। अचेतन मन क्या है, आप लोग वीडियो CDP 6 वाला वीडियो, छठा वीडियो देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सपने का विश्लेषण किया जाता है। यदि आया हुआ स्वप्न, मतलब जो हमको स्वप्न आता है वो यदि पूरा याद रहे तो हमारे चेतन मन को खराब माना जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि में यदि हमको सपना आ रहा है तो सपना यदि हमको पूरा याद है तो हमारे चेतन मन को खराब माना गया है। कुछ यदि याद रहता है तो अर्धचेतन मन को सामान्य माना जाता है, मतलब कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो सामान्य है। और यदि स्वप्न हमें कुछ याद नहीं रहता है, मतलब टोटल भूल चुके हैं, तो हमारे अचेतन मन को अच्छा माना जाता है। तो यही है स्वप्न विश्लेषण विधि। दूसरा आता है मुक्त या स्वतंत्र शब्द साहचर्य, जिसे FWAT कहते हैं, यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो ये क्या होता है कि इस विधि में एक शब्द दिया जाता है, जिस व्यक्ति का परीक्षण होना है उसको एक शब्द दिया जाता है और उसको 100 शब्दों में व्याख्या करना होता है। व्याख्या करने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। हम जिस तरह उसको लिख सकते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाद में उस व्याख्या को देखकर परीक्षणकर्ता हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जैसे एक गाय के बारे में लिखने के लिए दिया जाता है, गाय के बारे में हम जिस प्रकार व्याख्या करेंगे हमारा व्यक्तित्व भी उसी प्रकार समझा जाएगा। जैसे गाय के बारे में हम 100 शब्दों में लेख लिखेंगे तो लेख को देखकर ही परीक्षणकर्ता हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे, मापन करेंगे। दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की सभी विधियां मैंने CDP 32 और 33 में कंप्लीट करा चुका हूँ। CDP 32 में मैंने प्रक्षेपी विधि के बारे में पढ़ाया और CDP 33 में मैंने अप्रक्षेपी विधि के बारे में पढ़ाया। यदि आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।